ख्वाब एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें यहाँ 4 लाइनें दी गई हैं। जिंदगी में फैसला कर लिया है आगे बढ़ने का तो फिर पलट कर मत देखो, क्योंकि पलट कर पीछे देखने वाले इतिहास नहीं रचा करते। मतलब आपने संकल्प कर लिया है सफलता को प्राप्त करने का तो आप निश्चित ही सफल होकर आएंगे। आप अपना 100% देते रहिए। आइए इसी क्रम में हम लोग आज के सेशन में बहुत अच्छी जानकारियों को सीखने वाले हैं। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें इस सेशन का महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए हाल ही में दिया गया पहला प्रश्न, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पहला है जगदीप धनखड़ जी, दूसरा दिया गया वेंकैया नायडू, तीसरा मार्गरेट अल्वा और चौथा पीयूष गोयल। यहां जो हमारा सही विकल्प है मित्रों, विकल्प नंबर ये सही होगा, जगदीप धनखड़ जी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। अब यहां अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, तो भारत में उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगर हम बात करें यहां पर भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 63 में वर्णित है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 64 में, तो उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे। अगर बात करें अनुच्छेद 65 की, तो उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन 65 में वर्णित है। अगर बात करें अनुच्छेद 66 की, तो इसमें पद और योग्यता का वर्णन है। अगर हम बात करें कि उपराष्ट्रपति का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल जो है ये 5 वर्ष का होता है। अब यहां से एक प्रश्न और भी आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति इस्तीफा किसको अपना सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 66 में ही उपराष्ट्रपति के पद की चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यही कि इनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, इसको जरूर याद रखना है आपको। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन में भाग लेते हैं। अगर हम बात कर ले यही भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। इसी प्रश्न के माध्यम से ये सारे जो प्रश्न आपको दिए गए हैं अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और यहां से प्रश्न जरूर बनता है। आइए इसी क्रम में आगे देखें। देखिए जगदीप धनखड़ जी का दिया गया है फिगर, और यहां से एक प्रश्न और भी याद रखिए, ये भारत के किस क्रम के उपराष्ट्रपति होंगे? तो ये 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति होंगे। साथ ही साथ इससे पहले ये राज्यपाल के रूप में कहां पर सेवा दे रहे थे? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त थे। और अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो ला गणेशन जी जो हैं ये पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा कॉमनवेल्थ गेम 2022 में गोल्ड मेडल किसने प्राप्त नहीं किया? अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए पहला बजरंग पुनिया, दूसरा साक्षी मलिक, तीसरा दीपक पुनिया, चौथा दिया गया अंशु मलिक। यहां पर जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, विकल्प नंबर डी सही होगा, अंशु मलिक जी ने कॉमनवेल्थ गेम में 2022 के गेम में इन्होंने सिल्वर पदक प्राप्त किया है। यहीं से आपको याद रखना है, इसका मतलब यह हुआ कि अन्य 3 जो खिलाड़ी हैं इन लोगों ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अब इनके किस खेल से संबंधित हैं? तो ये सारे लोग कुश्ती से संबंधित हैं। अब यहां हम लोग कॉमनवेल्थ गेम से महत्वपूर्ण जानकारियों को रिपीट कर लें। अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम प्रारंभ कब से हुआ है? तो 1930 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। पहला कहां हुआ था? कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था। साथ ही साथ अब की बार जो हो रहा है इसका कौन सा संस्करण है? 22वां संस्करण है। कहां हो रहा है? इंग्लैंड के बर्मिंघम में।
बर्मिंघम में आयोजित किया जा रहा है। अगर हम बात कर लें यही कॉमनवेल्थ गेम में कि कितने सदस्य देश हैं, तो इसमें 54 सदस्य देश हैं। आपको याद रखना है 54 सदस्य देश हैं। और 54वां सदस्य देश कौन सा है या नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, तो मालदीव जो है इसका नवीनतम सदस्य है। साथ ही साथ अगर बात करें इसका मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय लंदन यूके में है। अगर हम बात कर ले भारत के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों, तो 23वां जो इसका संस्करण होगा या कहां आयोजित किया जाएगा, या ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। और ये कब होगा, 2026 में होगा। अगले प्रश्न के रूप में अगर देखें, भारत के तरफ से ध्वजवाहक किन्हें नियुक्त किया गया है, तो पीवी सिंधु प्लस मनप्रीत सिंह, मतलब पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह को भारत की तरफ से ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें भारत के तरफ से पहला पदक किसने जीता, तो मीराबाई चानू जी के द्वारा जीता गया। अगर हम बात कर लें यही कि इससे पहला जो 21वां संस्करण था, यह कहां आयोजित किया गया था, तो गोल्ड कोस्ट ये किस देश का शहर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का शहर है। और यहां पर आयोजित किया गया था 2018 में। इसमें भारत पदक तालिका में किस स्थान पे था, भारत तीसरे स्थान पे था। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें यहां पर भारत के तरफ से सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन है, तो सबसे कम उम्र का खिलाड़ी जो है अनाहत सिंह है। और इनका खेल क्या है, ये खेल जो है स्क्वैश खेल से संबंधित हैं। आइए ये सारे प्रश्न आपके लिए जरूर ही सफलता में मददगार साबित होंगे। आइए हम लोग इसी प्रश्न के आधार पर अगला देखें। देखिए यहां असली हीरो भारत के दिखाए गए हैं, इनको आपको जरूर याद रखना है। आइए अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला है आपका 9 अगस्त, दूसरा यहां गलती हो गया है, ये 6 अगस्त होगा, और दूसरा 6 अगस्त, तीसरा 7 अगस्त, चौथा 4 अगस्त। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर भी सही होगा, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया गया। अब यहां हिरोशिमा किस देश से संबंधित है, तो ये जापान देश से संबंधित है। अब याद रखें जापान की राजधानी क्या है दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो है। याद आ रहा है आपको 32वां ओलंपिक का आयोजन कहां किया गया था, तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया था। चौथे क्वाड देशों की बैठक कहां की गई, जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। 5वां क्वाड बैठक कहां किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगर हम बात कर लें यही जापान को, तो सुकुमारों का देश के नाम से किसे जाना जाता है, तो सुकुमारों के देश के नाम से जाना जाता है जापान। अगर हम बात करें तो 6 अगस्त 1945 को यूएसए के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। तो वो कहां गिराया गया था, जापान के हिरोशिमा पर, और यहां पर भारी जनहानि हुआ था। इसी कारण प्रतिवर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कौन सी वर्षगांठ है, ये 77वीं वर्षगांठ है। और इसी के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दोबारा यूएसए के द्वारा नाकासाकी में दोबारा परमाणु बम गिराया गया। और ये दोनों 6 अगस्त और 9 अगस्त, यहां दोनों से प्रश्न बनता है। कभी आपको हिरोशिमा दिवस पूछ लिया जाएगा कब मनाया जाता है, तो 6 अगस्त को। अगर नागासाकी दिवस पूछा जाए तो ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। यहां एक प्रश्न और भी याद रखना है दोस्तों, 6 अगस्त का जो परमाणु गिराया गया था उसे एक नाम से जाना जाता है, लिटिल बॉय के नाम से। और 9 अगस्त को जो गिराया गया था बम, उसे फैट मैन के नाम से जाना जाता है। ये सारे प्रश्न जरूर आपको याद रखने हैं। अब आइए मैप के माध्यम से हम जापान की स्थिति को देखें और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और भी जानें। देखिए ये जापान का पिक्चर दिखाया गया है आपको मैप के आधार पर। यहां हम आपको यह बताने के लिए मैप लगाया गया है कि आपसे एक प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है आपसे कि जापान 4 द्वीपों पर बसा हुआ है, तो इन द्वीपों का क्रम क्या है। तो अगर हम फिगर के माध्यम से देख लेंगे तो हमको ये चीजें कभी हमारी गलत नहीं होंगी। जैसे यहां पर सबसे
ऊपर, ये उत्तर की दिशा में सबसे उत्तर में कौन सा इसका द्वीप है, तो यहां देखिए होक्काइडो, होक्काइडो द्वीप जो है जापान का सबसे उत्तर में है। साथ ही साथ उसके सेकंड पे आपका जो द्वीप दिख रहा है, ये वाला द्वीप, ये क्या है, ये आपका होन्शु द्वीप है। कौन सा द्वीप है, होन्शु द्वीप है। और यहां देखिए एक छोटा सा द्वीप यहां दिख रहा है, इसका नाम है शिकोकू। और लास्ट में यहां जो आपका नीचे सबसे दिख रहा है वो क्या है, क्यूशु है। अब यहां पर अगर हमारा क्रम बनाना हुआ मित्रों, तो पहले पर कौन हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की तरफ पहला हो जाएगा होक्काइडो, दूसरा आपका हो जाएगा होन्शु, और तीसरा हो जाएगा शिकोकू, और चौथा हो जाएगा क्यूशु। यहां से प्रश्न लगातार बना हुआ है। अब यही कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे हमने अभी हाल ही में बात किया हिरोशिमा के बारे में, तो हम देखें कि हिरोशिमा कहां है, तो हिरोशिमा ये देखिए आपका हिरोशिमा जो है ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। अब यहीं अगर हम नागासाकी की बात करें तो ये देखिए नागासाकी आपका क्यूशु द्वीप पर स्थित है। यहां से भी प्रश्न बना हुआ है कि जापान के किस द्वीप पर हिरोशिमा स्थित है और जापान के किस द्वीप पर नागासाकी स्थित है, दोनों स्थितियां आपको पता चल गया। एक प्रश्न और भी देख लीजिए, जापान की राजधानी टोक्यो कहां स्थित है, तो जापान की राजधानी टोक्यो जो है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। और इस फिगर के माध्यम से मित्रों आपको देखने से समझ आ रहा होगा कि जो सबसे बड़ा, अगर पूछ लिया जाए जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो होन्शु होगा, क्योंकि आप फिगर के माध्यम से ही एनालाइज कर लेंगे कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन है, होन्शु है। अब यहीं पर नगोया, आप यहीं पर देख लिए क्वेटो, यहां क्वेटो प्रोटोकॉल आपको याद होगा, यहां क्वेटो भी स्थित है, साथ ही साथ नगोया, आप यहां देखिए नगोया भी यही है आपका, यहां देखिए नगोया, ओसाका जो कि सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है। इस मैप के माध्यम से आप तमाम सारे शहरों को देखेंगे और वहां से रिलेटेड जो पॉपुलर वस्तुएं हैं या उद्योग हैं उनका भी आपको अध्ययन हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला हाल ही में चर्चा में रहा, अमेरिका सीनेट ने किन दो देशों को नाटो में शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है, तो देखिए पहला दिया गया जापान और ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया और मंगोलिया, तीसरा स्वीडन और फिनलैंड, चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही विकल्प है दोस्तों ये क्या है, स्वीडन और फिनलैंड। मतलब अमेरिका के सीनेट ने किसको नाटो में शामिल करने का घोषणा किया है, स्वीडन और फिनलैंड को। अब यही जाने स्वीडन की राजधानी क्या है मित्रों, तो स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। साथ ही साथ अगर हम बात करें फिनलैंड की राजधानी क्या है, तो हेलेंसिकी इसकी राजधानी है। अब अगर हम यही महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में नाटो के बारे में देखें तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है आपसे। तो नाटो का जो फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो इसका स्थापना जो है 1949 ईस्वी में किया गया था। यहां से पूछा जाता है इसका मुख्यालय कहां स्थित है, तो इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। और आपको एक चीज और भी ध्यान रखना है कि ये जो आपका नाटो है, नाटो से कितने सदस्य देश हैं इसमें, तो 30 सदस्य देश हैं। और 30वां सदस्य देश कौन सा है, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, उत्तरी मैसीडोनिया जो है, उत्तरी मैसीडोनिया जो है ये नाटो का नवीनतम सदस्य देश है। अब यहां पर अगर हम बात करें एससीओ का, हाल ही में एससीओ के नवीनतम देश में किसने सदस्यता ली है, तो ईरान ने एससीओ के नवीनतम सदस्य देशों में सदस्यता ग्रहण की है। कितने सदस्य देश हो गए, 9 सदस्य देश हो गए। एससीओ से आपको एक प्रश्न याद रखना है कि एससीओ ने हाल ही में किसे अपनी सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना है, तो वाराणसी को अपनी सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना है। एक संस्था के बारे में और जाने, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसका नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, तो ये अंडोरा है। कौन सा देश है, अंडोरा है। और अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस आपको याद रखना है, इसका मुख्यालय कहां है, तो एकमात्र अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय जो स्थित है भारत के गुरुग्राम में वो कौन सा संस्था है, तो अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस। और इसका 101वां सदस्य देश कौन है, यूएसए है। जबकि 102वां सदस्य कौन है, तो एंटीगुआ और बारमुडा है। इसको आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए नाटो का आपको
फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य भी जान लीजिए। तो नाटो का मुख्य उद्देश्य है शांति सुरक्षा को बनाए रखना, और ये सैन्य संस्था है और ये सदस्य देशों की सुरक्षा को कायम रखता है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यहां देखिए, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा तेलंगाना, तीसरा केरल, चौथा राजस्थान। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, ये सही होगा तेलंगाना। यहां पर जो सही होगा, ये हमारा सही होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में विश्व का सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसकी क्षमता कितना है? 6000 मेगावाट। 6000 मेगावाट की इसकी क्षमता है। अब यहां पर आपसे गलती ना हो, क्योंकि हाल ही में 2 सोलर प्लांट और भी चर्चा में रहे, तो इसी कारण आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाता है 100 मेगावाट का तैरता हुआ सोलर प्लांट किस राज्य में प्रारंभ किया गया, तो ये तेलंगाना राज्य में प्रारंभ किया गया। अगर हम बात करें 92 मेगावाट का तैरता हुआ सोलर जो सिस्टम है, ये कहां लगाया गया, तो ये केरल राज्य में स्थापित किया गया। अब आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा मित्रों। अब अगर हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहां लगाया गया, तो मध्य प्रदेश के खंडवा में। ये किसकी क्षमता कितनी है, तो 6000 मेगावाट है। और खास यहां ये है कि इसमें जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा और थर्मल ऊर्जा, तीनों ऊर्जा का यहां पर उपयोग किया जाएगा। और अगर हम बात करें 100 मेगावाट का तेलंगाना होगा और 92 मेगावाट का तो केरल होगा। एक प्रश्न और भी आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। साथ ही साथ अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान जी हैं। आपको कमेंट बॉक्स में मध्य प्रदेश के राज्यपाल जी का नाम जरूर बताना है। अगर हम यही अन्य प्रश्न के रूप में देखें, तो एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से आपको समझना चाहिए कि भारत में सौर ऊर्जा सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो वो राजस्थान राज्य में है। इस प्रश्न को आप जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहां से गलती होने का संभावना अधिक है, क्योंकि इससे पहले कर्नाटक राज्य सौर ऊर्जा में सबसे अधिक था, लेकिन अब हाल ही में राजस्थान राज्य इसमें सबसे पहले हो गया है। आइए यहां देखिए, सोलर प्लांट का आपको उदाहरण दिया गया है एक फिगर के माध्यम से। आपको यही एक प्रश्न और भी याद रखिए, जियो पार्क, भारत का पहला जियो पार्क कहां स्थापित किया गया, मध्य प्रदेश के लम्हेटा में। और आपको याद रखना है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है, जी अशोक जी को नियुक्त किया गया है। अगर हम यही बात कर ले अन्य प्रश्नों के रूप में, तो धुआंधार जलप्रपात का संबंध किस राज्य से है और किस नदी पर है, तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। साथ ही साथ ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ओंकारेश्वर बांध, ये जो आपका सोलर प्लांट बनाया गया है, यहां से प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है किस बांध पर बना है, तो ओंकारेश्वर बांध पर इसका निर्माण किया गया है। और ओंकारेश्वर बांध भी किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर स्थित है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा पंचामृत योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां देखिए, पहला दिया उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा गुजरात। यहां जो हमारा सही विकल्प है ये उत्तर प्रदेश, विकल्प नंबर सी सही होगा। उत्तर प्रदेश के द्वारा पंचामृत योजना प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है मित्रों, इसका उद्देश्य है किसानों की आय दोगुनी करना, किसानों की आय दोगुनी करना। अगर हम यही बात करें किसानों की आय दोगुनी करने का, केंद्र सरकार का लक्ष्य कितना है, तो 2025 किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य है। अगर हम बात करें भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कितना है, तो 2025 है। ये सारे प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो भारत का कितना प्रतिशत आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, तो 16.5%। अगर बात करें क्षेत्रफल के आधार पे, तो 7.33% की हिस्सेदारी भारत में शेयर करता है उत्तर प्रदेश। अगर हम बात कर ले यही उत्तर प्रदेश की स्थापना या उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस किस दिवस के रूप में मनाता है,
तो 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में इसका नाम परिवर्तित किया गया और 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें हाल ही में राष्ट्रीय विरासत संस्थान बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो किस राज्य में? उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात कर लें यही उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लिंगानुपात 912 है, लेकिन अगर बाल लिंगानुपात पूछ लिया जाए तो यहां पर 902 होगा। अगर बात कर लें उत्तर प्रदेश का जन घनत्व कितना है? तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात कर लें उत्तर प्रदेश से संबंधित अन्य जानकारियों के रूप में लोकसभा की सीटें कितनी है? सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में 80 सीटें। अगर बात करें विधानसभा की सीटें तो भारत में सर्वाधिक सीटें 403 सीटें। अगर बात करें विधान परिषद की सर्वाधिक सीटें 100 सीटें। ये सारे प्रश्न तमाम सारी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और इनका रिवीजन कराने का केवल एक ही उद्देश्य है कि इस संस्था के द्वारा कि आपका कहीं भी प्रश्न अगर पूछा जा रहा है तो वो प्रश्न आपका गलत ना हो। आइए इसी क्रम में यहां देखिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण यहां फिगर दिखाया गया है। इसमें स्तंभ दिए गए हैं। पंचामृत के जो 5 स्तंभ हैं कौन कौन है? देखिए पहला है आपका प्रयास। पहला क्या है? प्रयास, मतलब प्रयास किया जाएगा। दूसरा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरा रणनीति बनाया जाएगा। चौथा योजना के द्वारा और पांचवा स्पर्धा के द्वारा। और इन्हीं पांचों का समायोजन किसमें किया गया है? पंचामृत में किया गया है। और पंचामृत योजना का संबंध ये नहीं भूलना है मित्रों कि ये प्रसाद है, नहीं, यहां पंचामृत का आशय योजना से संबंधित है और किसानों की आय को दुगना करना है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है हाल ही में चर्चा में रहे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ ग्रहण करेंगे? अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है। देखिए पहला दिया है डी.वाई. चंद्रचूड़, दूसरा यू ललित, तीसरा संजय किशन, चौथा इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही विकल्प यहां आपका होगा यह होगा विकल्प नंबर बी, यू ललित। अगले भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? यू ललित होंगे। अगर हम बात कर ले यही इनका क्रम क्या होगा? इनका क्रम जो है 49वां होगा। और एन.वी. रमन्ना जी किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? 48वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर हम बात करें भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल कानिया जी जो थे ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। यहां से प्रश्न पूछा जाता है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के गठन किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था? तो 1773। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या किया गया? भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया और पहले जो मुख्य न्यायाधीश चुने गए उनका नाम सर इल्जा इम्पे था। अगर हम बात कर ले यहीं पर संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा? संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम 1935। याद रखने, इसको भी याद रखना है मित्रों। अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कब किया गया था? 1937 ईस्वी में। आइए अगर हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और जानकारियों को देखें तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहां पर आपको याद रखना है अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक भारत में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। यहां से हम अगर देख लें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में और भी, तो यहां एक प्रश्न और देख लीजिए, यू ललित जी का फुल नेम क्या है? नाम यहां से पूछ लिया जाता है। तो उदय उमेश ललित जो है ये यू ललित का फुल फॉर्म है। आइए अगले क्रम में देखें। यहां देखिए यू ललित जी का एक फिगर के माध्यम से आपको दिखाया गया है और आपको याद रखना है ये भारत के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश होंगे? तो 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। और एक बात और ध्यान रखिए, ये दूसरे ऐसे न्यायाधीश होंगे जो
न्यायाधीश का सफर इन्होंने तय किया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, इनका कार्यकाल 3 माह से भी कम, 3 माह से भी कम का होगा। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में भारत के पैरा खिलाड़ी सुधीर ने राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो यहां देखिए, पहला दिया गया है गोल्ड, दूसरा दिया गया सिल्वर, तीसरा दिया गया कांस्य, चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो यहां जो हमारा सही विकल्प है, यह विकल्प नंबर बी सही होगा। सिल्वर पदक इन्होंने प्राप्त किया है। और सिल्वर पदक प्राप्त करने वाले, पैरा खिलाड़ी में सिल्वर पदक प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय हैं, पहले भारतीय हैं। आपको ध्यान रखना है कि सुधीर जो हैं, ये पैरा खिलाड़ी जो हैं, ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने सिल्वर पदक प्राप्त किया है। इससे पहले पदक प्राप्त किया गया था, लेकिन वो सिल्वर पदक, लेकिन वो आपका कांस्य पदक था। इस नाते आपको इस बात को जरूर याद रखना है कि सुधीर ने राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा खिलाड़ियों में भारत के लिए पहला सिल्वर पदक प्राप्त किया। अब यहां खेलों से महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें स्विस ओपन का खिताब किसने जीता? साथ ही साथ सिंगापुर ओपन का खिताब किसने जीता? सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो आपको याद रखना है पीवी सिंधु ने जीता है। और आपको एक खिलाड़ी और भी याद रखना है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां आयोजन किया गया? यूएसए में किया गया, यूएसए के यूजीन शहर में। और यहां पर भारत के लिए भाला फेंक में या जेवलिन थ्रोवर में किसने सिल्वर पदक जीता? तो नीरज चोपड़ा ने जीता। और आपको यह भी प्रश्न याद रखना है कि यह पदक जीतने वाले दूसरे हैं, लेकिन सिल्वर पदक जीतने वाले पहले हैं। अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा के बारे में, तो टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के कौन खिलाड़ी रहे हैं? तो वो नीरज चोपड़ा रहे हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। यहां देखिए, सुधीर कुमार जी का फोटो दिया गया है और ये पहला एथलीट है जिन्होंने सिल्वर पदक प्राप्त किया है भारत के लिए। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा अगस्त 2022 में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? अब देखिए, पहला दिया गया बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, दूसरा लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा नन ऑफ दीज। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, ये विकल्प नंबर बी सही होगा, लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसको ATGM के नाम से जाना जाता है। अब यहां एक महत्वपूर्ण संस्था की बात हो रही है, डीआरडीओ। अगर हम बात करें डीआरडीओ, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1958 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगर बात करें इसके प्रमुख कौन है, तो जी सतीश रेड्डी जी इसके प्रमुख हैं। अब यही अन्य संस्था के रूप में महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उनको देख लें। अगर हम बात करें इसरो की, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय बंगलुरु में स्थित है। अगर हम बात करें इसके प्रमुख कौन है, तो सोमनाथ जी इसके प्रमुख हैं। अब यहां पर हाल ही में कुछ जो चर्चा में रहा है, अगर उनको रिपीट कर ले हम। अगर हम बात करें PSLV C-24 का संबंध किस लॉन्चिंग से है? तो एरियन 5 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो PSLV C-24 के द्वारा, और ये टाटा के द्वारा लीज पर दिया गया कोरू फ्रेंच गुयाना को। साथ ही साथ अगर हम बात करें PSLV C-52 के द्वारा 2022 का पहला प्रक्षेपण EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया 14 फरवरी को। कब? 14 फरवरी को। और 2022 का पहला लॉन्चिंग था। अगर हम बात करें PSLV C-53, और यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि यह सिंगापुर के तीन उपग्रहों को लेकर इसका प्रक्षेपण किया गया। इसी कारण यह चर्चा में है। आपको याद रखना है PSLV C-53। हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा
SSLV उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। अब यहाँ SSLV से संबंधित आपको याद रखना है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और ये छोटे उपग्रहों या हल्के उपग्रहों के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। आइए इसी क्रम में यहां देखिए आपका DRDO का फिगर दिया गया है। देखिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, और एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि DRDO का ध्येय वाक्य क्या है। तो यहां देखिए पहला दिया गया वलस्य मूलम विज्ञानम, ये DRDO का ध्येय वाक्य है। आइए इसी क्रम में इस सेशन का लास्ट प्रश्न देख लें, और अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में यूनेस्को के किस भारतीय राज्य के अरेस्टो लैब को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। तो यह देखिए पहला दिया गया बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, चौथा गुजरात। यहां जो सही होगा ये विकल्प नंबर ये सही होगा। अब यहां हम बात करें ये किस राज्य, तो बिहार राज्य से, और किसको किया गया है तो लंगत सिंह कॉलेज। इसका संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध बिहार राज्य से है, बिहार राज्य से है। अगर हम बात करें तो यहां पर खगोल लैब जो कि अब अक्रियाशील स्थिति में है, इसी को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। अब अगर हम बात करें लंगत सिंह कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। अब इस संस्था के बारे में बात हो रही है, तो संस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप देख लें। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां स्थित है दोस्तों, पेरिस में स्थित है। और इसके प्रमुख कौन है, तो इसके प्रमुख आंद्रे अजोले हैं। अगर हम बात करें यूनेस्को के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को, तो विश्व विरासत स्थल भारत में कितने यूनेस्को के द्वारा चिन्हित किए गए हैं, 40 स्थल। इसमें 39वां कौन है, 39वां जो आपका है रामप्पा मंदिर है। ये कहां से, तेलंगाना राज्य से। अगर 40वां की बात करें तो ये धौलावीरा है। कौन है, धौलावीरा है। ये किस राज्य से संबंधित है, गुजरात राज्य से संबंधित है, और ये हड़प्पा कालीन स्थल है। अगर हम यही बात कर लें अमूर्त विरासत के रूप में किन्हें चिन्हित किया गया है, तो अमूर्त विरासत के रूप में 14 स्थलों को चिन्हित किया गया है। 14वां कौन सा है, दुर्गा पूजा, जो कि कहां से संबंधित है, ये कलकत्ता से संबंधित है। इसी क्रम में ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, ये देखिए फिगर दिया गया है लंगत कॉलेज का कहां से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका बिहार से। और यहाँ का खगोल वेधशाला जो था ये पहले क्रियाशील था 80 के दशक में, लेकिन अब अक्रियाशील है। इसी को यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज साइट में डाला गया है। और इसी के क्रम में आपका ये देखिए हाल ही में गरिमा हजारिका का निधन हो गया। इनका संबंध किससे था, तो यहां देखिए पहला दिया गया है कवित्री, दूसरा दिया गया है शास्त्रीय नृत्यांगना, तीसरा फिल्म निर्देशिका, चौथा राजनेत्री। यहां जो हमारा सही होगा ये शास्त्रीय नृत्यांगना थी, और इनका हाल ही में निधन हो गया। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज यहां फिगर के माध्यम से इनको दिखाया गया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज यही समाप्त हो रही है। पुनः आपको 2 शब्द के साथ हम छोड़ना चाहेंगे। देखिए दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम, और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास। मतलब आप अपने लक्ष्य के लिए जितना हार्ड वर्क करेंगे, आपके लिए सबसे अच्छा गहना वही होगा। और आपका सबसे अच्छा मित्र जो होगा वो आपका आत्मविश्वास होगा, जिसके बल पर आप बड़ी से बड़ी लड़ाई को जीतने वाले हैं। इसी क्रम में हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।